Good morning, students. I welcome you once again on my official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं रवि आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन हिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें और साथ ही आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको टाइप करना है रवि रोशन के यार 6388। वहाँ भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगी। ओके तो इस लॉकडाउन में हम आपके लिए हर रोज़ 2 क्लास लेके आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। किसी दिन अकाउंटेंसी का, किसी दिन बीएसटी का, कभी इकोनॉमिक्स का, कभी बिजनेस मैथ्स का। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसे हम रोटेट करके अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके लिए हर रोज़ वीडियोज़ लेकर आए हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकें। तो गाइज़, डिस्कस कर लें हम सबसे पहले कि हमारा ये जो क्लास है ये इकोनॉमिक्स का क्लास है और शायद आपका ये पहला इकोनॉमिक्स का क्लास है। और हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए उसको 2 यूनिट में बांटा गया है, यूनिट ए और यूनिट बी। यूनिट ए में स्टूडेंट्स आपको स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ना है और वहाँ आपको इसके इंट्रोडक्शन को, फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एंड योर थर्ड चैप्टर इज स्टैटिस्टिकल टूल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। दूसरा जो चैप्टर है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें कई सब हेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं जिसे हम सीखेंगे, इजीली हो जाएगा। यूनिट बी की बात हम लोग कर लें तो यूनिट बी में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वहाँ आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका जानेंगे हम, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड को समझेंगे, उपभोक्ता साम्य और मांग। तीसरा है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। फोर्थ चैप्टर फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस, डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड द फिफ्थ वन इज़ प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स सीबीएसई वालों के जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन 2 यूनिट मतलब 7 चैप्टर से 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनसे, और 20 जो उनके सवाल होंगे वो वाइवा के होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होंगे जो आपको इंटरनली स्कूल में ही देना है। और सीबीएसई बीएसई भी वालों की अगर मैं बात करूँ तो बीएसई भी स्टूडेंट्स आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें 10 या 15 मार्क्स का आपका जो होगा, सॉरी 40 या 50 मार्क्स का आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और बाकी में आपके थियरी और प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो गाइज़, ये थे हमारे सिलेबस। और अब हम बात कर लें कि कौन सा बुक पढ़ें, तो आप इसके लिए बुक रिकमेंड कर सकते हैं सीबीएसई के बोर्ड के स्टूडेंट वीके ओहरी और टी आर जैन की बुक। और इसके साथ आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसी से क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसी से क्वेश्चन सेट होते हैं। बीएसईबी वाले भी एनसीईआरटी के साथ साथ एसबीपीडी पब्लिकेशन, साहित्य भवन पब्लिकेशन दिल्ली की किताब आती है राजीव बंसल की, तो आप उसे पढ़ें। ठीक, तो ये था हमारा सिलेबस। और अब हम बात करेंगे कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं, व्हाट्स अबाउट द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक गुड्स की, फिर हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स को देखेंगे। तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा आज का वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। द फोर्थ टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड द फिफ्थ वन इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक्स एज ए साइंस और एज एन आर्ट। इकोनॉमिक आर्ट है या साइंस है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बारी बारी से अपने एक एक स्लाइड में हम इन सारी चीज़ों को आसानी से समझेंगे, बने रहिए आखिरी तक। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स गुड्स क्या हैं। ठीक, तो वैसे गुड्स जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जिनका कोई फाइनेंशियल वैल्यू हो, जिनको खरीदने के बदले में हमें कैश या इसके इक्विवेलेंट कुछ चुकाना पड़ता है, उसे ही हम इकोनॉमिक गुड्स के नाम से जानते हैं। वही मैंने यहाँ इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा है, गुड्स विच हैव अ प्राइस और फाइनेंशियल वैल्यू आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। जैसे शोप हो गया, क्लोथ्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, टी शर्ट्स हो गए, जितने भी हमारे ग्रॉसरी के सामान है वो हो गए। इन सब के बदले में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ जब हम परचेज़ करते हैं तो हमें कैश या इसके इक्विवेलेंट पे करना पड़ता है, तो इसे हम इक्विवेलेंट इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे। नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं, द थिंग्स विच हैवंट एनी मॉनिटरी वैल्यू आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। ठीक अपोजिट, जो सामान जिनके बदले में हमें कोई मॉनिटरी वैल्यू पे नहीं करना पड़ता है उन्हें हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे। जिनके कंसिड्रेशन में हमें कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सनशाइन, एयर, रेन, ये सब प्लेंटी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन हम इसके बदले में क्या करते हैं, कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो ये हमारे नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं। तो गाइज़, हमें इकोनॉमिक गुड्स के ही बारे में पढ़ना है चूँकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ये मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्लियरली समझा दिया, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक गुड्स को ही डिस्कस करेंगे। आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे और यहाँ बात करेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो वैसी एक्टिविटीज़, वैसे क्रियाकलाप
जिसमें हम किसी मॉनिटरी कंसिडरेशन के बदले, मौद्रिक प्रतिफल के बदले कोई काम करते हैं, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी या हिंदी में आर्थिक क्रियाकलाप हम कहेंगे। डेफिनेशन वही बिल्कुल क्लियरली लिखा और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, एक्टिविटीज़ दैट आर डन फॉर ए मॉनिटरी कंसिडरेशन। ठीक, मौद्रिक प्रतिफल के बदले में जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखते हैं। अब क्या क्या होगा इसमें, तो देखिए पहला है हमारा प्रोडक्शन। सपोज़ कि आप किसी फैक्ट्री में जूते का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा कि जब आप सेल करेंगे तो कस्टमर से आप क्या मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, कैश मिलेगा आपको, तो वहाँ भी आपको ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा कंजम्पशन, जब हम किसी चीज़ की खपत कर रहे होते हैं, जैसे एज ए कंज्यूमर जब आप जाते हैं किसी दुकान में, कोई गुड्स खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, तो आप कंज्यूम करते हैं और बदले में आप उसे क्या पे करते हैं, कैश पे करते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे वो कोई भी स्कीम हो, हमारी इंश्योरेंस की स्कीम हो, चाहे बैंकिंग का कोई फिक्स डिपॉजिट हो, तो वहाँ आप जब स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में आपको कैश देना पड़ता है और उसके बदले आपको वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है आपको स्कीम या किसी भी तरह की इंश्योरेंस। ठीक, और ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगला हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है एक्सचेंज। गाइज, आप देखते होंगे कि डॉलर जो है, $1 का वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स 60-70 रुपीज़ के आसपास बना रहता है। मतलब $1 जब आएगा कोई अमेरिकन हमारे यहाँ $1 देगा तो बदले में हम उसे 60 या 70 रुपये देंगे। ठीक, इसी तरह से सपोज़ कीजिए वाइस वर्सा, अगर हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ हम 60 और 70 रुपये जब देंगे तो फिर हमें $1 मिलेगा। तो इसके बदले में जो चार्जेस काटे जाते हैं उसे ही हम एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक, जब हम एक्सचेंज करते हैं बॉर्डर पे, जब हम एक्सचेंज करते हैं उसकी सीमा पे, या जो ऑफिसेस होते हैं उनके वहाँ पे, तो बदले में उसके कुछ चार्जेस काटे जाते हैं, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और बात कर लें हम डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली क्या होता है कि जो जैसे आप पावर कंजम्पशन करते हैं, हर रोज़ इलेक्ट्रिसिटी कंजम कर रहे हैं आप, तो इसके बदले में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है कंपनी, जैसे हमारे यहाँ भी SBPDL जो है डिस्ट्रीब्यूट करी है बिजली को, तो हम क्या करते हैं, उसे हर महीने एक पेमेंट देते हैं ना, तो यही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने यहाँ 5 हेड्स के अंतर्गत इसे समझा है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हूँ। और अब हम बात कर लेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के, ताकि आप लोग अच्छे से इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, इसके बीच में अंतर निकाल सकें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो एक्टिविटीज़ दैट आर डन ऑन इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड लव एस्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वैसे क्रियाकलाप जो हमारे मनोदशा पे, जैसे हमारी भावनाओं पे, हमारे प्यार के आधार पे होती हैं या की जाती हैं, उन्हें हम गैर आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। जैसे सोशल एक्टिविटीज़ हो गए आपके, सोशल एक्टिविटीज़ में पूजा करवाना, ठीक है, दान देना, तो ये सब क्या है, जैसे आप दान देते हो, किसी को चावल दे दिया, किसी को आटा दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, तो आपके बदले में क्या उससे कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलता ना, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक इसी तरह से हम अपने पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए या इन्वायरमेंट को ग्रीन रखने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैपलिंग को लगाते हैं, प्लांट करते हैं, तो वो क्या है, वो भी सोशल एक्टिविटी है, वहाँ भी हमें कोई कंसिडरेशन उसका नहीं मिलता। तो ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। पेरेंटल एक्टिविटीज़ में एक एग्जांपल ले लीजिए कि माँ हर रोज़ आपके बर्तन साफ़ करती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, क्यों, क्या उनके बदले में उनको कुछ मिलता है, नहीं, उनके बदले में उन्हें सिर्फ प्यार मिलता है। और वो इसी प्यार के बेसिस पे, इसी लव के बेसिस पे आपके लिए और पूरे परिवार के लिए इतना सारा काम करती है, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तीसरा है रिलीजियस एक्टिविटीज़, हम पूजा करते हैं मंदिर में जाके, मस्जिद में जाते हैं मुस्लिम लोग, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वहाँ हम भगवान की पूजा करते हैं, तो वहाँ भी हमें उससे कुछ अर्निंग नहीं होती है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फिलहाल हमने यहाँ 3 हेड्स के अंतर्गत इसे पढ़ा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक गुड्स और नॉन इकोनॉमिक गुड्स को। और अब अपने अगले स्लाइड्स पे हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को देखेंगे। यहाँ 4 अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, 4 अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने किस तरह से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहा जाता है, उनके डेफिनेशन को हम देखेंगे। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक एक ऐसा ब्रांच है स्टडी का जहां हम अपने वेल्थ या इकोनॉमिक्स में होने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट द वेरियस चेंजेस इन वेल्थ और इकोनॉमी। ठीक है, तो ये था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा। अब बात कर लें हम दूसरे डेफिनेशन की, तो ये है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। ऊपर क्या था, वेल्थ डेफिनेशन, नीचे है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। इसे दिया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने कहा कि ये जो है केवल वेल्थ में राइज और फॉल को
ठीक है, डिफाइन नहीं करता या उसकी मेजरमेंट नहीं करता, बल्कि इसके साथ ही इससे होने वाले प्रभावों को, जो ह्यूमन बींग्स पे इसके इफेक्ट पड़ते हैं, उनको भी स्टडी करता है। वही लिखा है, इट इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ वेल्थ बट ऑल्सो मेजर्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा थी, उसी में थोड़े बहुत सुधार के साथ मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दिया गया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तीसरा जो डेफिनेशन है उसे दिया है लियोनेल रॉबिन्सन ने, और ये डेफिनेशन स्कार्सिटी डेफिनेशन कहलाता है। इसमें कहा गया कि जो हमारे लिमिटेड सोर्स हैं, ठीक, तो हम ये मेक श्योर कर लें कि उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहीं पे भी कुछ ऐसा ना हो कि उसकी स्कार्सिटी हो जाए। जैसे हमारे यहाँ प्याज की समस्या बराबर बनी रहती है, कुछ महीनों में क्या होता है कि प्याज का प्राइस जो है वो काफ़ी हाइक कर जाता है जमाखोरी के कारण, और फिर जो लोग जिनके पास पैसे हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा खरीद के वो अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे की अभाव है, जिनके पास जगह का अभाव है, वो लोग कहाँ रखेंगे इनको खरीद के। तो फिर यहाँ स्कार्सिटी की समस्या बन पाती है। क्या होता है कि जो खरीद लेते हैं लोग, उनके पास तो ढेर सारे हो जाते हैं, जिनके पास नहीं है उनके पास एक भी नहीं है। तो ये स्कार्सिटी की प्रॉब्लम ना हो, यह भी इकोनॉमिक्स में ही हमको देखना है और इकोनॉमिस्ट को ही ये बताना है। फ्रॉम द लिमिटेड सोर्स वी हैव मेक श्योर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सो दैट द स्कार्सिटी विल नॉट अकर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है स्कार्सिटी डेफिनेशन, जिसे लियोनेल रॉबिन्सन ने दिया है। और अब हम बात कर लें अपने चौथे डेफिनेशन की, जो मिक्सचर है। पीछे जो 3 डेफिनेशन दिए गए हैं आप देख लें, ये एडम स्मिथ जो दिए थे डेफिनेशन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अलावा अल्फ्रेड मार्शल ने दिया एक डेफिनेशन, फिर लियोनेल रॉबिन्सन ने दिया। इन तीनों के डेफिनेशन को मिक्सअप करके एक डेफिनेशन बनाया प्रोफेसर ए सैमुअल्सन ने, और इसको दिया गया नाम ग्रोथ डेफिनेशन। इसमें कहा गया कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारे लिमिटेड सोर्स से हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और साथ ही इनका इफेक्ट जो हो वो पॉजिटिव वे पे हो। ये जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। ठीक है, वही लिखा है मैंने, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी श्योर दैट फ्रॉम द लिमिटेड सोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज वेल एंड द इफेक्ट इन पॉजिटिव वे। इट वॉज अ मिक्सड एज वेल एज जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। तो जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो है, लेकिन अगर आपसे कहीं डेफिनेशन पूछी जाती है इकोनॉमिक्स की, कहीं कोई परिभाषा मांगी जाती है इकोनॉमिक्स की, तो आप वहाँ पे सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ की परिभाषा ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो जब आप उनकी परिभाषा देंगे, जब आप उनका डेफिनेशन देंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो आप बाकी के डेफिनेशन लिखते हैं या नहीं लिखते हैं डजेंट मैटर, बट आपको प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसे लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन को पढ़ लिया, और अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स आर्ट है या साइंस है। तो अगर ये एक साइंस है तो क्यों? तो चूंकि एक रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इसीलिए एक साइंस है। रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो जब एक ही चीज़ को हम बार बार करते हैं, वो रिपीट होता है, तो कुछ ना कुछ उससे कंक्लूज़न निकलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक उसका पॉलिसी बना लेते हैं, उसकी पॉलिसी बना लेते हैं। जैसे जनरल वे में अगर आप देखें तो क्या होता है कि दूध में अगर कोई खट्टी चीज़ मिल जाए या दूध बहुत बासी हो जाए तो क्या होता है, फटता है। तो लोगों ने पहले क्या किया होगा, बराबर देखा होगा ऐसी चीज़ों को, बार बार देखा होगा कि ये फट क्यों जा रहा है, फट क्यों जा रहा है। फिर उन्होंने सुपरवाइज़ किया होगा कि अरे इसमें तो कोई खट्टा चीज़ मिल जा रहा है, या दूध बासी होने पर अगर हम गर्म ना करें तो गर्मी की वजह से ये फट जा रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी बन गई कि दूध को अगर आपको फाड़ना है तो उसमें कोई खट्टी चीज़ मिला दें। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी, जैसे आज आप डिमांड एंड मांग और आपूर्ति का जो नियम है उसे पढ़ते हैं आप, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है उसे पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको क्या पता चलता है कि अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा, प्राइस जो है बहुत फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, ठीक अपोजिट, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो क्या होगा, प्राइस काफ़ी हाइक कर जाएगा। तो ये चीज़ें कभी ना कभी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई होंगी, तभी ऐसा कुछ लॉ निकल के आया, तभी कुछ ऐसा रूल निकल के आया। तो इसीलिए ये रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। दूसरा है हमारा सेट ऑफ प्रिंसिपल, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के सिद्धांत हैं, बहुत सारे इसके रूल्स हैं, तो इसीलिए एक साइंस है। तीसरा क्या है कि साइंस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये किसी सर्टेन रूल और सर्टेन कोड को कंडक्ट करता हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में भी ऐसी बातें होती हैं, तो इसीलिए ये एक साइंस है। अब हम जान लें कि ये आर्ट क्यों है। तो बेस्ट यूज़ ऑफ प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके प्रिंसिपल हैं इकोनॉमिक्स के, उनको बेस्ट वे में यूज़ करता है, इसीलिए एक आर्ट है। ठीक, दूसरा कि जब हम काम कर लेते हैं, जब हम अपने इकोनॉमिक्स वर्क को कर लेते हैं पूरा, तो फिर इसे भी हम कम्युनिकेट करते हैं।
ठीक है, अपने थिंक टैंक के पास जो हमारे नियोक्ता होते हैं उनको, तो हम इसे कम्युनिकेट करते हैं या फिर पब्लिक के लिए जो इनके यूज़र्स होते हैं उनको, तो ये काफ़ी आर्टिस्टिक वे में होता है ताकि सिविलियन भी इन्हें अच्छे से समझ पाएँ। तो इसीलिए ये जो है एक आर्ट है, वही मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है इसका, कम्युनिकेट इन द आर्टिस्टिक वे। एंड द थर्ड वन इज़ फॉलो द रूल्स और कोड। रूल्स और कोड को ये बहुत सलीके के साथ, बहुत ही सिंपल वे में और अच्छे से फॉलो करता है, इसीलिए एक आर्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स के साथ साथ एक साइंस भी है। आगे हम अपने लास्ट स्लाइड पे और यहाँ पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में जो प्रिंसिपल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो पहला होता है पॉजिटिव सिचुएशन या पॉजिटिव प्रिंसिपल, दूसरा होता है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। तो पॉजिटिव प्रिंसिपल जो होता है उसमें रियल सिचुएशन को दिखाया जाता है और नॉर्मेटिव सिचुएशन में आइडियल सिचुएशन को दिखाया जाता है। पॉजिटिव सिचुएशन बताता है कि क्या है या क्या हो रहा है, जबकि नॉर्मेटिव सिचुएशन ये बताता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है गाइज। तो जैसे हम बात कर लें कि अभी सोने का कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक, तो हम बोलेंगे कि सोने की कीमत काफ़ी बढ़ रही है, तो ये क्या है, रियल सिचुएशन को डिफ़ाइन कर रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव प्रिंसिपल है। लेकिन अगर हम उसके आइडियल सिचुएशन को डिफ़ाइन करें कि नहीं ऐसा अगर होता तो सोने की कीमत नहीं बढ़ती, या किन कारणों से ये बढ़ रही है, या फिर उनके रोकने के उपाय क्या हैं, आइडियल सिचुएशन क्या होंगे, तो वो कहलाएगा हमारा नॉर्मेटिव थ्योरी या नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, आपको फिर से बता दूं कि आपको अच्छे से सारे नोट्स को कवर करना है। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा हम फिर से एक क्विज़ कंडक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपको पूरा नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।